और इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे साथ में मनीष असीजा जी सदर विधायक लगातार बने हुए हैं और इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी से कि आप भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम अगले पैनल की शुरुआत कर सकें और इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस पैनल की शुरुआत करते हैं। दूसरे पैनल में दोनों लोग हमारे साथ में मौजूद, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी और साथ साथ में मनीष असीजा जी लगातार पहले पैनल से हमारे साथ में बने हुए हैं। पहला सवाल तो मेरा आपसे ही रहेगा राकेश जी। मेरा सवाल ये रहेगा, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आपको हैट्रिक जिस तरीके से बीजेपी ने दर्ज करी है तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बीजेपी लगातार एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केवल हैट्रिक दर्ज की नहीं है, आगे हैट्रिक दर्ज करने वाली भी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बना करके हैट्रिक लगाने जा रही है। यह हैट्रिक इस बात के संकेत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में जो एक निराशा फैली हुई थी ना, 2014 के पहले की एक निराशा जो थी, उस निराशा को परिवर्तित करने का काम किया है, राजनीति के मायने बदलने का काम किया है और गरीब कल्याण नीतियों से शासन की का सीधे जनता तक सीधी पहुंच हो, यह पहुंचाने का काम किया। वरना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट हमने इस देश के प्रधानमंत्री के सुने हैं कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा ही गरीब तक पहुंचता है, 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की स्वीकारोक्ति करने लगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आज हम इस बात को पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो 1 रुपये केंद्र से चलता है वो पूरा का पूरा 1 रुपए आज गरीब के खाते तक पहुंच रहा है। डीबीटी स्कीम के तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए आज हमने सीधे गरीब के खाते तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार का परिणाम है, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। और इसीलिए आज जब भारत 24 यहां बात कर रहा है विजन ऑफ न्यू इंडिया के, तो ये नया भारत है, वो नया भारत जो अपने स्व को पहचानता है, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के साथ चल रहा है। वो भारत जिसने कोरोना की जैसी त्रासदी आने पर वैक्सीन के लिए हाथ नहीं पसारे बल्कि स्वदेशी निर्मित वैक्सीन बनाने का काम किया है। वो भारत जिसने भारत के भीतर पुलवामा जैसा, उरी जैसा अटैक होने के बाद यूएन के सामने, अमेरिका के सामने हाथ नहीं फैलाए बल्कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने स्व को, अपने स्वाभिमान को जागृत करने का काम किया है। यह नया भारत है और इस नए भारत को निश्चित तौर पर तीसरा अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिलना ही चाहिए। इसलिए आपने हैट्रिक की बात की, हम नई हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। नया भारत, बढ़ता भारत और उभरता भारत है। और इसी के साथ में एक और सवाल, कितना थ्रेट मानते हैं आप कांग्रेस पार्टी के, जिस तरीके से अभी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी थी और अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र उन्होंने कर दिया और यूपी जोड़ो यात्रा भी अब उनकी शुरू हो गई। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भ्रम की अवस्था में है। यह भ्रम कैसे है? देश में जब आजादी सन 1947 में आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके एक भारत बनाने का काम तो हो गया था। हाँ, भारत के टुकड़े जरूर हुए, कांग्रेस के शासन के समय में ही भारत और पाकिस्तान अलग अलग रूप में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बटा, ये जरूर कांग्रेस के कारण एक हुआ, इसका कांग्रेस को श्रेय लेना चाहिए। लेकिन भारत को एकजुट करने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को हम साकार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूजन में है कि वो भारत को जोड़ने की बात कर रही है। भारत तो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है। ये 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर के 4 धाम तक भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत के स्व को पहचानने की बजाय वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। और अब एक आश्चर्यजनक और, भारत जोड़ो की यात्रा की असफलता के बाद लगातार उनके हाथों से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की सत्ता चली गई, अब वो यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे यूपी तो सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक, मिर्जापुर से लेकर मुरादाबाद तक पूरा जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की आवश्यकता कांग्रेस को है। कांग्रेस कहे कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करे तो अच्छा होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस से एक एक नेता रोज कांग्रेस छोड़ रहा है, तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करे, अपना इंडिया अलायंस जोड़ो यात्रा करे, क्योंकि उनका अलायंस बनता है। और मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा है कि अखिलेश यादव जी ने कैसे बताया कि ये चालू पार्टी के चिरकुट नेता, तो कैसे कैसे अलायंस बन रहे हैं, वो अलायंस जोड़ो यात्रा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ा हुआ है, इसमें किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल, और इसी के साथ में आपने सवाल का जवाब बहुत बखूबी दिया, और क्योंकि हमारे साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि वो भी हमें ज्वाइन करें। और कई सारे सवाल क्योंकि हैं, और खास तौर पर जब हम बीजेपी की बात करते हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस और हर्डल्स को पार करके सत्ता पर काबिज हुई है पार्टी, और लगातार जो पॉलिटिकली देखे वोट बैंक क्रिएट किया जा रहा है वो काफ़ी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और 24 के चुनावों से पहले कई मायनों में खास हो जाता है। ओवर टू यू। पहले तो सभी का स्वागत है। राकेश जी आपका स्वागत है, अथिया जी आपका स्वागत है। स्वागत है उन तमाम लोगों का जो हमारे बीच हैं, जो आज सम्मानित होंगे, उन पुलिस बल का जो हमारी सुरक्षा में 100% अपना देते हैं, अपना परिवार छोड़कर हमारी सुरक्षा पर ध्यान देते। सभी तालियां बजाइए, सभी अपने लिए खासकर। राकेश जी, मेरा सवाल वहीं पर ही शुरू हो गया था, क्योंकि मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन एक सवाल है जहन में मेरे हमेशा उबलता है। ये प्रवक्ता बनने की ट्रेनिंग कौन सी पाठशाला में दी जाती है भाजपा? वो उस सवाल का जवाब मुझे दीजिए आप। देखिए, एक तो पहले शिशिर जी आपको बधाई दूं कि भारत 24 ने इस सुहाग नगरी का चयन किया, चंद्रनगर का चयन किया कि वो आकर के यहाँ डायलॉग करे, वहाँ संवाद करे, और संवाद के साथ साथ में उनका सम्मान करने का काम करे जो वास्तविकता में सम्मान के हकदार है। भारतीय जनता पार्टी के 2022 में जब सरकार रिपीट हुई है ना, 37 वर्षों के बाद ये उत्तर प्रदेश में करिश्मा हुआ कि कोई पार्टी दोबारा रिपीट होकर आई है। इस पार्टी के दोबारा रिपीट होने के जो आधार सबसे बड़ा था, जो सबसे बड़ा कारण था, वो थी हमारी कानून व्यवस्था, जिसको हमने बार बार कहा, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। ये कानून व्यवस्था हमारे लिए सबसे सकारात्मक मुद्दा था। वरना हमने देखा इससे पहले, याद करिए अमिताभ बच्चन का वो स्लोगन कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। यानी यूपी के लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि अपराध कम हो रहा है, तो बॉलीवुड के शहंशाह को बुला करके लेके आए, पैसे देकर के उनसे कहलवाया, लेकिन जनता ने फिर भी भरोसा नहीं जमाया। हमें याद है कि कैसे मायावती जी ने नारा दिया था कि चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, लेकिन क्या हुआ, नारा बदल गया था, गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। संकट यह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा एक नकारात्मक मुद्दे के रूप में रही है, लेकिन 2022 के चुनाव में इसी पुलिस बल के दम पर हमने कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ करने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक सकारात्मक मुद्दा बना, और योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो निश्चित तौर पर हमारी जीत के जो आधार तत्व हैं, ये हमारे पुलिस के जवान हैं, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जड़ों से उखाड़ने का काम किया है। वरना आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, मैं भी जब अंदर आ रहा था शहर में, तो ठेलों पर मुझे चूड़ियां दिखाई पड़ रही थी, और जैसे ही चूड़ियां दिखाई पड़ने लगती हैं, वैसे ही ध्यान में आ जाता है कि हम शहर फिरोजाबाद की तरफ आ गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर जिले की एक पहचान हुआ करती थी, लेकिन कैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया एक पहचान हो गई थी। हर जिले में एक माफिया पहचान में था। इस जिले का कंट्रोल फला माफिया के पास है, कोई टेंडर लेना है, कोई काम करना है, कोई जमीन खरीदनी है, रजिस्ट्री करानी है, तो बिना आपको माफिया को टैक्स दिए। और माफिया केवल कोई एक प्रकार का नहीं था, बल्कि तरह तरह के प्रकार के माफिया, भू माफिया है, नकल माफिया है, शराब माफिया है, वन माफिया है, भांति भांति प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उनको जड़ से उखाड़ने का काम हमारे इन पुलिस के जवानों ने किया है। आपने इनको सम्मानित करने का अवसर लिया है, मुझे बहुत बहुत साधुवाद। अब आपके सवाल का जवाब, आपने पूछा कि प्रवक्ता की ट्रेनिंग कहां से मिलती है। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए अच्छा प्रवक्ता हो सकता हूं। अगर मैं कल्पना करता हूं कि कहीं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो क्या होता, कैसे एक्सप्लेन करता मैं राहुल गांधी को, कैसे एक्सप्लेन करता मैं सोनिया जी के कामों को, बहुत मुश्किल होती। तो इसलिए प्रवक्ता अच्छा नहीं हूं, मेरी पार्टी अच्छी है, मेरी पार्टी के काम अच्छे हैं, इस नाते मैं प्रवक्ता अच्छा हूं। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता जिस पार्टी के पास हो, उसके पास प्रवक्ता को तो उनके किए गए काम में दशांश को बता ले जाए तो वो अच्छा प्रवक्ता होगा। मैं अभी भी ये मानता हूं कि मेरी साधना में, मेरे प्रदर्शन में शायद कुछ चूक रह जाती है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी रोज इतने काम कर देते हैं कि उनको गिनाना, उनको बताना बहुत कठिन काम होता है, दुष्कर होता है। फिर भी जितना बता लेता हूं उसको अगर आप अच्छा मान रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं आभार प्रकट कर सकता हूं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पाठशाला का तो जिक्र आपने कर दिया, आप पर आरोप लगते हैं, आपकी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट ऊपर से कहीं ऊपर, अब ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर से तैयार होती है। तो आज स्क्रिप्ट दी है या फिर अपन अपने तरीके से ही बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो शिशिर जी इतना जानता हूं कि सवाल आप एक्सटेम्पोर पूछ रहे हैं, जनता सामने बैठी हुई है, कैमरा सामने लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं है, लाइव है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप मन माफी के हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं और हम जवाबदेही के लिए हमेशा तैयार हैं। हम कभी जवाब से पीछे नहीं हटे हैं। हमने काम किया है इसलिए हम जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर काम नहीं किया होता तो शायद भाग रहे होते, और भागे हैं कैसे?
मैं उसका भी उदाहरण देकर के बता रहा हूं। वर्ष 2017 का चुनाव याद करिए। 2000 सरकार जब कामकाज अपना पूरा करती है तो कामकाज के बाद सरकार को रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना चाहिए। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग है जहां समाजवादी पार्टी का मुख्यालय हुआ करता है, और कालिदास मार्ग जहां मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता है, और कैसे मुख्यमंत्री आवास से लेकर के विक्रमादित्य मार्ग के बीच में जवानी कुर्बान गैंग जो है एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही थी। रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बजाय कैसे उन्होंने पारिवारिक द्वंद्व छेड़ दिया था। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार न केवल उपलब्धियां बता रही है बल्कि योजनाओं से सबको साथ में जोड़ने का काम कर रही है। और हम केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं, हम इस बात को कह रहे हैं आग्रह पूर्वक कि देश 2047 में विकसित भारत होना चाहिए। इसलिए देश के युवा अपने मन में संकल्प लें। राजनीति समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए है, केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, केवल सत्ता में आ जाने के लिए नहीं। सत्ता तो एक साधन है, साध्य है कि कैसे पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का हम उत्थान कर सकें। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी, उस सोच को हम कैसे लागू कर सकें। हमने महात्मा गांधी का नाम, कुछ लोगों ने अपने नाम में गांधी लगा लिया। हमने केवल नाम नहीं लिया, हमने महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करने का काम किया। वरना याद करके बताइए कि इस देश में कौन ऐसा नेता हुआ है जिसने स्वच्छता के लिए कभी आग्रह किया हो, जिसने अपने हाथ में कभी झाड़ू उठा ली हो। यह कुछ छोटा बदलाव नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अपने हाथ में झाड़ू ले ले, देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता कर्मियों के पैर धुल करके एक संदेश देने का काम करे कि सफाई करना कोई छोटा काम नहीं है। या तो देश में महात्मा गांधी ने किया था या आज वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं ऐसी पार्टी का हूं, इसलिए हम इस आधार पर कह रहे हैं और इसमें कोई ऊपर से बताने की जरूरत नहीं है। इतना काम किया, मैंने कहा ना, दशांश बता दूं तो मेरी उपलब्धि है। क्या बात है मनीष जी। अब क्योंकि आप यहां से विधायक हैं, बात फिरोजाबाद की हो रही है। जब फिरोजाबाद का जिक्र आता है तो आपका जिक्र पहले आना चाहिए। फिरोजाबाद का पहिया जिस दौर से चला था उसकी गति धीमी हुई है या बढ़ी है? क्योंकि मैं जब फिरोजाबाद आया तो मुझे सबसे जो दिक्कतें हुई वो ये हुई कि यहाँ की गलियाँ बहुत सकरी हैं, बाहर निकलने में दिक्कत आती है। आप हॉर्न देते रहिए और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो उसका कोई उपचार है या फिर ये इसी तरीके से रहेगा? जैसा आपने पहले कहा कि स्कूटर चलना यहाँ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो गाड़ियाँ कब दिखाई देंगी यहाँ पे? देखिए, मैंने जब ये बोला था कि यहाँ स्कूटर पे चलना बेहतर है तो ये कहा था कि परंपरागत जो शहर है, अब परंपरागत क्षेत्र जो है लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है। मैं जहाँ तक होता है कोशिश करता हूँ कि व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाकर बात रखूँ। तो इसमें कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आप विदेशों में भी चले जाइए, जब शुरुआती दौर थे, जब गाड़ियाँ नहीं थीं, तब सकरी गलियाँ ही हुआ करती थी। अब जिन शहरों में उनकी पुरानी संस्कृति, उनकी पुरानी रवायतें अभी भी जीवंत हैं, वह अंदरूनी जो शहर है वो ऐसे ही घना है। लेकिन अगर आप प्रगति के हिसाब से देखें तो फिरोजाबाद, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उद्योग के क्षेत्र में अपने पैरों पर, जैसा मेरे साथी ने बताया कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाते कांच उद्योग को पंख लगाने के लिए विशेष सरकार का योगदान मिल रहा है। लेकिन पहले के समय में यहाँ का जो लगभग 100 साल पुराना परंपरागत कांच उद्योग है, तो ये फिरोजाबाद के जो काम करने वाले लोग हैं, और काम करने वाले लोगों को अगर आप जोड़ें तो हाथ के कारीगर से लेकर और बीच के मैनेजमेंट के लोगों से लेकर पूंजी का निवेश करने वाले व्यापारी, व्यवसायी या उद्योगपतियों तक की पूरी एक समूह को, तो उन्होंने पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट में फिरोजाबाद के उत्पादों का डंका बजा रखा है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में फिरोजाबाद के उत्पाद जाते हैं। तो फिरोजाबाद की प्रगति तो उत्तरोत्तर है। एक उसका एक हस्ताक्षर बैठा था अभी आपके बगल में, एक सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आवासीय योजनाएं बढ़ रही हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र में आधुनिक और सुविधा के साथ जुड़ी हुई आवासीय कॉलोनी भी बन रही है। अभी भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक बड़ी आवासीय योजना सरकार की तरफ से, विकास प्राधिकरण की तरफ से, ये भी अभी इस वक्त पाइपलाइन में है। तो ट्रैफिक वाली बात जो आप कह रहे हैं अपनी जगह ठीक है, पुराना शहर है तो अंदर के बाजार तंग है, लेकिन बाकी शहर का भविष्य बहुत उज्जवल है।
और बड़ा समग्र रूप से उज्जवल है। यहाँ पर जब से हमें एक्सप्रेसवे मिले हैं, यहाँ से ही हमें बुंदेलखंड के लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी मिला है। यहाँ से हमने अब देखिए यमुना के घाटों की तरफ भी विस्तार हो रहा है। तो चारों तरफ समग्र विकास, बिजली हमें 24 घंटे मिलती है, चारों तरफ सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर है। तो प्रगति तो सामने है। इसके आप टैक्स रेवेन्यू के अगर आंकड़े देखेंगे, किसी भी तरीके से हर चीज़ आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन ये जरूर है कि जो आपने पुराने शहर बताए, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से साहस के साथ कहना है कि हम लोगों को भी अपना नैरेटिव बदलना चाहिए। जो बनारस की गलियां हैं, जो मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां हैं, जो फिरोजाबाद की बौरान गली या सामने लोग बैठे हुए हैं, विदेशों में हम लोग पैसा दे के इसको हेरिटेज वॉक का नाम देते हैं। तो इसको भी हमें खुश होने वाले तरीके से देखना चाहिए। शहर के विस्तार, शहर के आधुनिकीकरण में पूरी तरीके से शहर के लोगों का योगदान है, शासन का सहयोग है। आप जब आएंगे शहर में सकारात्मक परिवर्तन पाएंगे। आपके व्यूअरशिप भी पहले से शहर में बहुत बढ़ी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है भैया? इनको ताली बजाकर जरा सबको खुश कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार है जी। देखिए, जो सवाल आपने पूछा गलियों को लेकर के, मैं उसमें पहले ऐड कर देता हूं। देखिए, काशी की गलियों को लेकर के भी सवाल होता था। अवनीश जी ने जो बात कही, देखिए हमने इसको तय किया कि नित्य नूतन चिर पुरातन, जो पुराना है वो बना रहेगा, उसमें नया कैसे हो सकता है और कैसे मॉडल खड़ा किया। गलियां जिनमें सीवर बजाता था, नालियां टूटी हुई थी, जहां पानी निकासी नहीं हो पाती थी, उसको कैसे सुदृढ़ कर दिया जाए। गलियों में जो अनियंत्रित तरीके से, बेतरतीब तरीके से बने हुए रैंप थे, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। इंक्रोचमेंट कैसे उसको दूर किया जाए। जो तारों के लटकते हुए मकड़जाल हैं, उसको कैसे इंटीग्रेटेड किया जाए। कैसे तारों को जमीन के नीचे दबा दिया जाए। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग करके इन्हीं गलियों को, जो हेरिटेज वॉक कहा ना आपने, हेरिटेज वॉक जैसे बनाने लायक हमने करके दिखा दिया है। ये बनारस की गलियां जाकर के देखिए। और गलियां, ये गलियां हो या गांव हो, ये तो देश की आत्मा है। ये देश गलियों और गांवों से बना है। मुझे याद है चुनाव के दौरान, मैं फिर राजनीतिक बात कहूंगा, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कहा, कहां गली मोहल्ले से प्रवक्ता ढूंढ कर ले आए। हमने कहा, हां, हम गलियों से ही निकल कर आए हैं, हम गलियों में ही पैदा हुए हैं, इन गलियों से ही आगे बढ़े हैं। हम कोई राजमहलों से निकल कर नहीं आए। ये देश गांव और गलियों में बसता है, इसलिए गलियों को समाप्त करने का कोई चेष्टा करेगा तो वो देश को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये गलियां समाप्त नहीं हो चाहिए। हाँ, गलियों में व्याप्त जो असुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान जरूर करना चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, क्योंकि एक माकूल जवाब आपकी तरफ से आएगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख आपने बता दी, तारीख आपने बता दी। ये आरोप है, आपके विपक्ष का आरोप है। अब तो मंदिर बन जाएगा, उसके बाद क्या? देखिए, मुझे लगता है कि मंदिर बन जाएगा, उसके बाद क्या नहीं। मंदिर बन जाएगा तो हमारी चेतना जागृत हो जाएगी। भारत की पहचान अगर कोई भारत के व्रत त्योहारों से, भारत के रीत रिवाजों से, भारत की परंपराओं से, अगर इन बातों से परे करके अगर भारत की पहचान करना चाहते हैं तो भारत को पहचान नहीं पाएंगे। भारत तो भारत की संस्कारों से, भारत की संस्कृति से पहचाना जाता है। और भारत की संस्कृति के मूल में ये भारत के मंदिर हैं। दुर्भाग्य यह है कि मंदिरों को केवल एक पूजा का केंद्र मान लिया गया। ये मंदिर हमारी सामाजिक आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का काम करते हैं। ये मंदिर हमें सहारा देने का काम करते हैं। ये सामाजिक समरसता का प्रतीक होते हैं। मंदिर में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई किसी बिरादरी के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ये मंदिर सबके लिए है, सबके लिए दरवाजे खोलने का काम करते हैं। और उसमें भी राम जन्मभूमि के मंदिर की जब हम बात करते हैं, हमारे आराध्य का मंदिर, हमारी ईष्ट का मंदिर, उनके जन्मभूमि का मंदिर, दुर्भाग्य यह रहा कि 500 वर्षों तक लंबा संघर्ष हमको झेलना पड़ा। हम कोर्ट के कटघरे में यह साबित करते रहे कि हमारे रामलला यहीं पैदा हुए थे, इसी अयोध्या में पैदा हुए थे, वो अयोध्या जहां सरयू बहती है। हमने तमाम ग्रंथों के उदाहरण दिए, तमाम हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखानी पड़ी, हमको जमीन के अंदर से सच खोद कर बाहर निकालना पड़ा। लेकिन आखिरकार सत्य में जयते, सत्य की विजय हुई, सत्य जीता है। और अब दिव्य और भव्य राम मंदिर में भगवान राम विराजने जा रहे हैं। और ये केवल भगवान राम के मंदिर में विराजने की कहानी नहीं है, देश के आगे बढ़ने की कहानी है।
कैसे देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ा है कि देश जो 10वीं अर्थव्यवस्था था छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा है। यह देश जो तीसरी अर्थव्यवस्था के तहत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और वो भगवान राम के राम राज्य की जो बात होती है ना, जहां किसी को कोई दुख ना हो, कोई भय ना हो, कोई शोक ना हो, हम उस राम राज्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये केवल राम मंदिर का मसला नहीं है, भगवान राम के उन आदर्शों पर चलने वाली सरकार आज संस्कारों को साथ लेकर के चल रही है। और ये आजादी के अमृत काल के साथ साथ इसीलिए सनातन का उत्कर्ष काल भी है। हम इसलिए केवल ये कहें कि मंदिर बन गया और ये काम खत्म हो गया, नहीं, ये काम खत्म नहीं हुआ है, ये काम यहां से प्रारंभ हुआ है। अब राम राज की अवधारणा को जमीन पर साकार करने का समय आ गया है। अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, यानी कि ये नारा सही है। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी इसको एक विवादित रूप में देखने का प्रयास किया जाता है तो मुझे लगता है अच्छा, इसमें एक और ऐड ऑन करिएगा, जो आपने कहा कि एक धर्म की व्यवस्था है जो होनी चाहिए, लेकिन ये मुद्दा भी रहा, ये आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी का जो प्रमुख मुद्दा रहता है वो मंदिर के इर्द गिर्द होता है। रामलला हो गए, अब मथुरा जाने की तैयारी है। तो इस तरीके के जो नारे हैं, ये जो मुद्दे, आप मंदिर एक मुद्दा और पार्टी को जीत की तरफ अग्रसर करना, तो ये प्लानिंग जो आरोप लगते हैं कितने सही और सार्थक हैं? देखिए, मैं एक दूसरी दृष्टि से आपको मंदिर को देखने के लिए एक नई दृष्टि की बात करता हूं। मंदिर कैसे हमारे विकास के और रोजगार के साथ जुड़ता है। भारत के भीतर हमारे 2 टूरिस्ट राज्य हैं बड़े, एक केरल और दूसरा गोवा, जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाया करते हैं और इकोनॉमी में टूरिज्म सबसे अच्छा बिजनेस होता है। सबसे न्यूनतम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट टूरिज्म से आता है। केरल और गोवा की इकोनॉमी इस टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। उत्तर प्रदेश इतना समृद्ध था आध्यात्मिक विरासत से, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी इसको समझा नहीं। लेकिन आज जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनती है, जब काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है ना, तो कैसे परिवर्तन आया है। 7.5 करोड़ पर्यटक इस बार बनारस गए हैं, जबकि आप तुलना करके देखेंगे तो गोवा में महज 3.5 करोड़, यानी 3.5 करोड़ गोवा पहुंच रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ी टूरिस्ट सिटी थी, टूरिस्ट स्टेट था। उसको तुलना केवल अकेले तोड़ दी केवल काशी विश्वनाथ ने। 7.5 करोड़ काशी विश्वनाथ में पहुंचे हैं और 12 करोड़ काशी विश्वनाथ में पिछले इन 2 वर्षों में, और अब तो ये शुरुआत हुई है। मैं अभी महाकाल होकर के आया था उज्जैन। उस उज्जैन में जहां प्रतिदिन मान लीजिए अंदाजे से 10,000 लोग ये दर्शन करते थे, तो अब 10 गुना 1 लाख लोग दर्शन करने का काम कर रहे हैं। ये कैसे इकोनॉमी के साथ जुड़ता है। और मैं इसको और रोचक इसलिए कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि टेम्पल इकोनॉमिक्स है केवल। सऊदी अरब की कुल इकोनॉमी का 10% हिस्सा हज और उमरा से आता है, मक्का और मदीना से आता है। अगर हाजी वहां ना जाए तो 10% उनकी जीडीपी गिर जाएगी। यानी पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ दिया जाए तो 30% जीडीपी का हिस्सा इसी हज और उमरा से आता है, मक्का और मदीना से आता है। तो अगर वो मक्का मदीना का इकोनॉमी का मॉडल हो सकता है, तो आज काशी विश्वनाथ का, मथुरा का और अयोध्या का मॉडल क्यों नहीं हो सकता है। ये समझने और सीखने की आवश्यकता है। आपने जिक्र किया मक्का मदीना 10%, 90% कहां है? देखिए, मैंने 90% आपने कहा धर्मस्थल मक्का मदीना की वजह से वहां पर 10% वहां की इकोनॉमी चलती है। यहां भी 10% मान लीजिए, आगे हम अयोध्या बना रहे हैं, मथुरा भी करेंगे, तो फिर वो 90% के लिए भी तो काम जरूरी है। वो कहां तक पहुंचा? क्योंकि ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है, तो वो इकोनॉमी कहीं दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। और आप आज चौड़े हाईवे दिखाई पड़ेंगे तो यह आधारभूत ढांचा को खड़ा करता हुआ है। आज आप वंदे भारत जैसी ट्रेन देख रहे हैं, यह आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुआ दिख रहा है। और हम बुलेट ट्रेन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हम दिल्ली से लखनऊ की यात्रा जो पहले बाई रोड 8 घंटे 10 घंटे में तय किया करते थे, अब 5 घंटे और 6 घंटे तक में आकर सिमट गई है। हमने कैसे आज छोटे छोटे शहरों में हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां बनाना प्रारंभ किया है। हमने कैसे परिवहन के साधनों को हमने बढ़ाना, ये सारे आधारभूत ढांचे हमारी इकोनॉमी के पहिए को तेज गति से दौड़ाने का काम करते हैं। और आज किसी भी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, आज भारत उसमें लीडर बनकर आया है। याद करिए कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस उत्तर प्रदेश में केवल 2 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, केवल 2 फैक्ट्रियां नोएडा में। आज 110 फैक्ट्रियां नोएडा में है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, मोबाइल असेंबलिंग की। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम दुनिया में दूसरे नंबर के देश हैं। आज हम लीडर हो गए। यानी हम पहले कहां मांगा करते थे, आज हम बनाना हमने प्रारंभ कर दिया है। आज भारत ने 100 से ज्यादा आयुध उपकरण हम अब निर्यात करने लगे हैं। यानी पहले हम आयुध उपकरण खरीदने के लिए, हम आयात करने के लिए निर्भर हुआ करते थे, हम आज आयुध उपकरण निर्यात करने लगे हैं। और इसे उत्तर प्रदेश में, अब तो उत्तर प्रदेश में आज रेल कोच फैक्ट्री भी है,
ट्रेन के पहिए, बाद ट्रेन की बोगियां भी बन रही हैं, पहिए भी बन रहे हैं, और इसी उत्तर प्रदेश में अब तोप के गोले बनने जा रहे हैं। झांसी में जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें तोप के गोले भी बनेंगे, और संडीला में वेबलैंड स्कॉट के रिवॉल्वर भी बन रही है, और एके आज असॉल्ट राइफल इसी अमेठी में बन रही है। तो हमने उत्तर प्रदेश में, देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी कई बड़े परिवर्तन करके दिखाए हैं। आज उत्तर प्रदेश और देश की फिजा बदली है, आज बड़ा परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। वरना इकोनॉमी अपने आप ही 5वें स्तर पर ना आ जाती। कोरोना के बाद जब दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमी गोते लगा रही थी, तब भारत की इकोनॉमी डट करके खड़ी थी। तो इसमें भारत के लोगों की बचत का तरीका और भारत की सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, उनके कारण आज भारत सुरक्षित बचा है। लेकिन ये आरोप भी तो लगते हैं साथ में कि अगर हम बेस अच्छा तैयार नहीं करते तो आज जो ये वादे आप यहाँ कह रहे हैं, ये जो विकास की बात कर रहे हैं, शायद नहीं कर पाते। हमने बेस बनाया और उसके बाद आपने उस पर काम चलाया, ये प्रोसेस है। नहीं, हम बिल्कुल नकार नहीं रहे। निश्चित तौर पर जो अच्छा था, जो बना हुआ है, हम उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या और अच्छा हो सकता था? अगर वो अच्छा हो गया होता तो शायद आज जो भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनाना, हम शायद 25 साल पहले ही अर्थव्यवस्था बन गए होते बड़ी। आज भारत ने जो स्वाभिमान को पहचाना ना कि हम जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर हुए, ये जो मेक इन इंडिया का नारा आज आया है ना, अगर यही नारा पहले आया होता, यही स्वाभिमान पहले आया होता, तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। निश्चित तौर पर जो हुआ है हम उसको नकार नहीं रहे, लेकिन जो हो सकता था उसको स्वीकार जरूर करना होगा कि क्या हमने खो दिया है जो हम पा सकते थे। आपको लगता है कि केंद्र से लाभान्वित योजनाएं जो हैं उसका एक अलग वोट बैंक क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आपने भी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, और उसी योजना का बेनिफिट जो केंद्र सरकार चला रही है, यहाँ पर तमाम जो राज्य हैं उसमें जो चुनाव हुए उसमें होता हुआ नजर आया। देखिए, सरकार का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वेलफेयर स्टेट के नाते ही होता है। सरकार वेलफेयर स्टेट के रूप में लोक कल्याणकारी योजनाओं को चला करके राज्य सबके लिए काम करेगा, राजस्व प्राप्त करेगा, और इस राजस्व का समानुपातिक रूप में उस व्यक्ति को जिसको सबसे ज्यादा लाभ की आवश्यकता है उसको देने का काम करेगा। और सरकार ने आज वो करके दिखाया है। पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक हमने आज सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है। 4 करोड़ लोगों के मकान बनना कोई छोटी घटना नहीं है, ये देश में बड़ी क्रांतिकारी घटना है। और उससे पीड़ा पूछिएगा कि जिसको इस ठंड के मौसम में पक्की छत जिसके पास ना हो, फूस हो, और उस फूस के मकान से जब सर्द हवाएं उस तक पहुंचती थी तो कितनी पीड़ा होती थी। आज जब उसको पक्का मकान मिल गया है और उसको सर्दी से निजात मिली है, तो उसको उसके मन के भीतर आज कितनी प्रसन्नता पहुंची है, ये 4 करोड़ मकान वालों से पूछिए। ये पूछिए उन लोगों से जाकर के, विशेष तौर पर महिलाओं से, जिनको सांझ का इंतजार करना पड़ता था कि सांझ हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा तो हम शौच के लिए घर से बाहर जा पाएंगे। और बड़ा कारण होता था कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ। मैं चूंकि प्रैक्टिसर एडवोकेट हूं, मैं जानता हूं कि कोर्ट में कई मुकदमे केवल इसलिए आते थे कि घर से बाहर शौच जाते समय रेप की घटना हुई है। इन घटनाओं में आज कमी आई है क्योंकि हमने आज 13 करोड़ शौचालय इस देश में बनाकर देने का काम किया है। याद करिए कि बुंदेलखंड में बगल में ही है, खसम मर जाए लेकिन गगरिया न फूटे, ऐसी कहावतें चलती थी क्योंकि पानी की इतनी अनुपलब्धता थी। आज अगर 11 करोड़ घरों तक हमने नल से जल पहुंचाने का काम किया है तो ये सरकार का ही काम था ना, ये सरकार को ही करना था। और अगर करने से कोई लाभार्थी वर्ग बना है, ये लाभार्थी वर्ग, क्योंकि हमने लंबे समय तक देखा इस देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स होती थी, वोट बैंक बना करके हमने नया काम किया। हमने कहा सबके बैंक में खाते खुलवाओ, ये वोट बैंक वाले बैंकक्रप्ट हो गए। हमने 54 करोड़ देश में नए खाते खोले जिसमें 58% महिलाओं के खाते हैं। तो हमने आज जनधन योजना के तहत बैंक के खातों से लोगों को जोड़ करके भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करने का काम किया है, भ्रष्टाचार को न्यूट्रलाइज करने का काम किया है और लोगों तक सीधे लाभ पहुंचा दिया। तो अगर उसकी वजह से अगर हमारे पास कोई वोट बैंक नया बना है तो निश्चित तौर पर यह प्रसन्नता की बात है। ऐसा सकारात्मक वोट बैंक बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। ये जाति की राजनीति, ये मजहब के समीकरण, इसको बंद करेंगे तभी देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। मतलब रेवड़ियों और प्रधानमंत्री के चेहरे के बीच में जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है, फ्री की रेवड़ियां जैसे हम कह रहे थे। देखिए, ये भी एक मुझे लगता है इसको लेकर के एक क्लैरिटी की आवश्यकता है। फ्री की रेवड़ी क्या होती है और लोक कल्याणकारी राज्य में किसी व्यक्ति को अनुदान देना, सहयोग करना, सब्सिडी करना क्या होता है। देखिए, आप किसी को बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो उसके लिए आवश्यकता है, बिजली का कनेक्शन हर घर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बिजली के उपभोग के बाद बिजली का बिल ना उसको मिले, यही रेवड़ी है। आप अगर उसको एयर कंडीशन चला करके बिजली सोने के लिए दे रहे हैं तो आप रेवड़ी कल्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो वो पैसा तो जनता का ही है ना जो आप दे रहे हैं उसको, नहीं उसको रेवड़ी कैसे कहेंगे? नहीं, मैंने इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए पैसा जनता का है, किसको जाना चाहिए और किसके खाते में जा रहा है।
इस देश में अनाज घोटाले के नाम पर हमने देखा है कि कैसे अनाज घोटाला होता था। बड़ी संख्या में राशन कार्ड बनते थे। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, बड़े पैमाने पर राशन कार्ड फर्जी पकड़े गए, लाखों की संख्या में कैसे अनाज उत्तर प्रदेश की सीमा से निकल करके बांग्लादेश की सीमा तक चला जाता था। बड़ा खाद्यान्न घोटाला इसी उत्तर प्रदेश में होते हुए हमने देखा है। मेरा इसी में एड ऑन है। आपने सभी को घर दे दिए जैसा आपने बताया, आपने सभी को सिलेंडर दे दिए जैसा आपने बताया, आपने सबको बिजली दे दी, तो बिजली का बिल भी दे दीजिए। इसको रेवड़ी में कैसे काउंट करेंगे आप? देखिए, हम ये हुनर दे रहे हैं, हम ये एक वातावरण दे रहे हैं कि वो इतना अर्न कर सके, इतना कमा सके कि वो अपने बिजली का बिल खुद चुका सके। देखिए, आप बिजली है उसको, ये नेसेसिटी है, ये बेसिक नीड है। आप किसी को बेसिक नीड पूरा करने का काम करिए, लग्जरी प्रोवाइड करने का काम करेंगे तो ये रेवड़ी कल्चर होगा। लग्जरी प्रोवाइड करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम बेसिक नीड प्रोवाइड करना है। हम बिजली का तार उस तक पहुंचा दें, बिजली खर्च करने की क्षमता उसको जुटानी होगी, वरना तो फिर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। हम इस पर चले जाएंगे तो अकर्मण्यता का ऐसा बोझ चढ़ जाएगा, फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा। इसलिए सबके अंदर काम करने की प्रेरणा आनी चाहिए। हम वातावरण बनाकर देंगे, हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे। उद्योग करना, व्यवसाय करना, परिश्रम करना, श्रम करना, अर्न करना, यह हमको खुद सीखना होगा, यह हमको खुद करना होगा। एक बहुत जेन्युइन सवाल है। कई बार कई मित्र हैं हमारे जो विधानसभा में हैं, क्योंकि आप चेयर भी करते हैं, आपसे सवाल बनेगा, फिर वही उसी का जवाब आपसे लूंगा कि ये लोगों की, विधायकों की एक जिज्ञासा कहिए, जो अपने दल पुराने छोड़कर आए हैं, जिज्ञासा कहिए कि यार जो भाजपा में विधायक होता है ना, वो मिस करते वो मौज, एक मौज शब्द यूज होता है कि मैं क्षेत्रीय जो पार्टी थी तब मैं विधायक था, वो मौज, और यहां मैं वो मिस करता हूं। वो मौज क्या है, उसका जवाब मैं आपसे भी लूंगा। वो मौज क्या, मौज शब्द क्या है, उसको मुझे खोलकर किसी बताया नहीं किसी ने कभी। मैंने कहा ये मौज क्या है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मौज क्या है जिसको वो मिस करते हैं। देखिए, अभी राकेश जी एक बात बोल रही थे कि जो ओडीओपी है उससे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था। तो जब वन माफिया होता था एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी कहीं से पोषित होता था। तो पोषित किससे होता होगा? सत्ता व्यवस्था से होता था। तो सत्ता व्यवस्था में अगर तार जुड़ते हैं विधानसभा तक, तो हर विधानसभा के हर जिले के जुड़ते हैं। तो माफिया की मौज में ही विधायकों की मौज होती होगी शायद। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस परिवार में, उस परिवार का मुखिया, देखिए शाब्दिक अर्थों में हर व्यक्ति अपने नेता की प्रशंसा करता है, उसका प्रशंसा करने का धर्म। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, वो प्रशंसा करती थी तो इस आधार पर करती थी कि अग्रिम मोर्चे पर नेताजी संघर्ष करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, अब वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विधायक हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। उनको जो अपने नेतृत्वकर्ता मिले हैं, उनको देखकर अगर उसके बाद भी मौज का ख्याल आ गया, तो मुझे लगता है कि उन्हें आत्मग्लानि के मारे शायद नींद नहीं आई। 9.5 साल हो गए माननीय मोदी जी को। सोशल मीडिया है, अखबार है, टीवी है, खोजी पत्रकारिता है, यूट्यूबर है। एक आदमी ये खबर निकाल कर नहीं ला पाया कि माननीय मोदी जी ने अवकाश लिया। चलो साहब, अवकाश नहीं लिया, ईश्वर ने उनकी इतनी बड़ी रक्षा कृपा करी कि 140 करोड़ लोगों के प्रधान सेवक के उनके संकल्प को और पूरा मजबूती से निभाने के लिए माननीय मोदी जी इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की सद्भावनाओं के कारण स्वस्थ भी रहे, सानंद भी रहे। माननीय योगी जी के बारे में सब लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन मैं पिछले 12 वर्ष के जो विधायक का अनुभव रहा और 10 साल यहाँ पर नगर निगम नगर पालिका का काम किया, इतनी सहज उपलब्धता जनप्रतिनिधियों के साथ, जनता के साथ जितनी माननीय योगी जी रखते हैं, इतना कर्मठता के साथ काम करते हैं। उनका कमिटमेंट क्या है? कोरोना के समय एक उदाहरण हो गया, बहुत बार कहा सुना जाने वाले ये बातें हैं, लेकिन है तो सही कि उनके पूज्य पिताजी जब गोलोक धाम को सिधारे
तो उन्होंने अपने जिम्मेदारी को अपने प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के साथ जोड़ा। तो ऐसे नेतृत्व के साथ अब मौज शब्द मैं अभी तक कल्पना कर नहीं पा रहा, या समझो कि अगर हम कहीं करते होंगे तो मन ही मन शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए यथा राजा यथा प्रजा, जैसा नेतृत्व होता है वैसे ही उसके सिपाही होते हैं। और युगों युगों का इतिहास है, किसी भी देश काल इस पृथ्वी के किसी भी भूखंड में देख लें कि उसका सेनापति जितना पराक्रमी होता है तो उसकी फौज भी उसी तरीके से होती है। महाराणा प्रताप ने अगर घास की रोटी खाना चाही तो भामाशाह जो उद्योग जगत से जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं और सामान्यतः माना ये जाता है कि धन प्यारा होता है, तो उन्होंने अपना पूरा धन ही लुटा दिया। तो हम लोगों के यहाँ तो मौज वाला कोई मामला। राकेश जी और बता दें। शब्द है, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, और आप भाजपा पे ही सवाल उठाया मैंने कि आपके कुछ विधायक जो अन्य दलों से आए हैं वो कहते हैं यार भाजपा में वो मजा नहीं है। तो मजा और मौज उस शब्द का अर्थ में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मौज तो फकीरी में है, सबसे ज्यादा मौज फकीरी में है। जब आप दिन भर परिश्रम करके आए और शाम को बिस्तर पर गिरे निढाल होकर के बिना किसी नींद की दवा के आपको नींद आ जाए तो समझिए मौज है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को इतने कार्यक्रम पार्टी की ओर से रहते हैं, सरकार की ओर से रहते हैं कि किसी नींद की गोली की आवश्यकता पड़ती नहीं है। दिन भर इतना परिश्रम करते हैं कि शाम को आते हैं, बिस्तर पर लेटते ही तुरंत नींद आ जाती है। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा मौज है। और मौज अगर कोई समझता है कि किसी मदिरा में मौज है, किसी नृत्य में मौज है, किसी पाश्चात्य संस्कृति में मौज है, तो शायद वो एक कपोल कल्पना है, उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। मौज मिलेगी नहीं। मौज तो केवल फकीरी में है, मौज आध्यात्म में है, सब कुछ त्याग देने में है, और वो मौज सबके पास है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो भी चाहे वो शामिल होकर के इस मौज को ले सकता है, मौज को पा सकता है। वो मैं अभी राकेश जी, मैं इस जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मौज शब्द के मैं आपसे ये चाह रहा था कि आप सिलसिलेवार 1 2 3 4 10 ये मौज के आयाम बताते, जो शायद आप आपको पता है, बताना नहीं चाहते मंच के माध्यम पे या कुछ क्या है, हमने तो मौज को इसी रूप में समझा है कि हम लोगों के काम कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, लोगों के लिए काम आ सकें, और मन में कोई पीड़ा न रहे, मन में कोई विषाद न रहे कि मैंने आज किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी को मेरी वजह से पीड़ा हुई है। मुझे लगता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम दूसरों के काम आ सकें, और सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम इसीलिए आए हैं, और यही मौज है। लेकिन हो सकता है कि शायद अन्य राजनीतिक दलों के लिए इसकी परिभाषाएं कुछ भिन्न होती नहीं हो, उनमें विदेशों में सैर सपाटा होता रहा हो, उनमें अलग प्रकार का कोई भोजन या पेय पदार्थ मौज के साथ जुड़ता रहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इसी सात्विकता के साथ, इसी आध्यात्मिकता के साथ, इसी परहित, जो धर्म की बात मैंने कही ना, इसी परहित के साथ हैं। और मुझे लगता है कि इस मायने में कहीं मौज में कोई कमी नहीं है। मैं मौज का मैं चूंकि राकेश जी मुझसे बहुत समृद्ध हैं विचारों में और उसके संप्रेषण में, लेकिन चूंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है तो मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताता हूँ कि आप कौन सी मौज कह रहे हैं और किसने आपसे कहा कि वो वाली मौज यहाँ नहीं मिलती। अब पॉइंट नंबर 1, एसपी सिटी साहब सामने बैठे हैं, हमारा मनमाना काम नहीं किया, हमने इनका चुटकी बजाते ट्रांसफर करवा दिया। ये मौज भाजपा में नहीं। ये आपको सवाल की रूपरेखा जो है जवाब की वो दिख रही है। जो मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। एक बड़ी बिल्डिंग बननी है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कोई अनुभव नहीं, हमारे साथ कोई रहता है, हमारी जिंदाबाद करता है, पूरे शहर में घुसने से पहले और घुसने के बाद तक हमारे बैनर ही बैनर लगवाता है। टेंडर किसी मेहनत कश ने कम रेट में डाला, हमने कहा कि इसे मिलेगा, टेंडर मिल गया। ये है मौज जो भाजपा में नहीं। सरकारी निजुल की जमीन है, बरसों से खाली है, समाज की भूमि है, हमारे किसी साथी को, हमसे मिलने जुलने वाले ग्रुप को वो पसंद आती है, वहाँ पर कुछ भी अच्छा बन सकता है, जिसका व्यापार का लाभ हमको और हमारे ग्रुप को मिल सकता है,
हमने वहाँ काम करा लिया। योगी जी के नेतृत्व में ये नहीं हो पाता। ये मौज भाजपा में नहीं। आप खुलवाते चलेंगे तो ऐसी मौज फिर बहुत है। आपका ट्रांसफर रुकवाना है, आपका ट्रांसफर करवाना है, ये मौज भाजपा में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो व्यवस्था में घुसकर व्यवस्था का दोहन करते हैं, उनका और आपका साथ माननीय योगी जी के नेतृत्व में नहीं बन पाता है। और अगर कहीं चोरी छिपे बनता भी है तो ऊपर तक खबर पहुंचती है संगठन के साथियों के माध्यम से, तो जो कुछ दिन की मौज शुरू होना चाहती भी है तो वो मौज खत्म हो जाती है। और यही मौज का फर्क है। मैंने आपको बता दिया। ये जवाब जो रूपरेखा थी बिल्कुल सही थी। इसमें मौज के कई आयाम और भी निकल सकते हैं। आपने जितने बताया इसके लिए साधुवाद आपका। आपसे उम्मीद में ज्यादा किए हुए बैठा था कि आप मौज के एग्जाम्पल जब देना शुरू करेंगे तो 10 से 12 और 20 तक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।